माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के लाइव क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को जीके का क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके बिहार पारा मेडिकल 2022 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं जो आपके बिहार पारा मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी बच्चों को लास्ट तक क्लास करना और क्लास के बाद कमेंट में आपका फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए हमारे प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विषयक उपाय है। आप सभी बच्चों को बताना है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए विषयक उपाय क्या है। ऑप्शन ए में दिया है उधार नियंत्रण, बी में दिया है सार्वजनिक व्यय को कम करना, सी में दिया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मूल्य नियंत्रण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नकदी की समस्या से निपटने के लिए उच्च कराधान प्रणाली। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे लाइव चैट में कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए विषयक उपाय क्या है। जल्दी से बताइए सभी। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए विषयक उपाय क्या है, तो नकदी की समस्या से निपटने के लिए उच्च कराधान प्रणाली। ठीक है, चलिए तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि ये मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति क्या है, तो वस्तु एवं सेवाओं, ठीक है, वस्तु एवं सेवा की जो कीमत स्तर में जो लंबे समय तक जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। अर्थात जो मुद्रा की कीमतों में गिरावट तथा वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी ही मुद्रास्फीति है। और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए क्या करती है सरकार, तो टैक्स लगाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विश्व आर्थिक रिपोर्ट। ठीक है, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करना है। आप सभी बच्चों को बताना है कि विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए में दिया है अंकटाड, बी में दिया है विश्व बैंक, सी में दिया है यूएनडीपी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आईएमएफ। ठीक है, आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है लाइव चैट में कि विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। जल्दी से बताइए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर है। विश्व आर्थिक रिपोर्ट जो है आईएमएफ प्रकाशित करता है। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर बात करें हिंदी में तो हिंदी में इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। विश्व आर्थिक रिपोर्ट जो प्रकाशित करती है आईएमएफ, तो ये आईएमएफ है क्या, तो आईएमएफ जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों के वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। ठीक है, और यह प्रति वर्ष विश्व आर्थिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और जुलाई, ठीक है, जुलाई 1944 में ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान से पूछा जा रहा है। आप सभी बच्चों को बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए में दिया है संशोधन प्रक्रिया, बी में दिया है आपातकालीन उपबंध, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्राथमिक शिक्षा संबंधी अधिकार और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सूचना का अधिकार। आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है कि ये जो है अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। जल्दी से बताइए सभी लाइव चैट में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है ये संशोधन की प्रक्रिया से है। और आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो किस देश के संविधान से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका।
ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी संविधान से ही है। आप सभी बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से किसने पहले, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है M.N. रॉय, बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी में दिया है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है JP नारायण। आप सभी बच्चों को जल्दी से कमेंट लाइव चैट में बताना है कि 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है। M.N. रॉय जी ने 1935 में संविधान सभा के लिए सुझाव प्रस्तावित किया गया था। M.N. रॉय जी का पूरा नाम क्या है, तो मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय, और इन्होंने ही 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे कुछ और जो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो आपके एग्जाम में एक ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण हुआ था। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ऐसा पूछा जा सकता है कि संविधान पूरी तरह से बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। और आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि संविधान संपूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सरोजिनी नायडू ने किसे, ठीक है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ऑप्शन ए में दिया है मौलाना आज़ाद, बी में दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अब्दुल गफ्फार खां और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शौकत अली। आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है कि सरोजिनी नायडू जी ने किसको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। जल्दी से बताइए सभी लाइव चैट में कि सरोजिनी नायडू ने किनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है। मोहम्मद अली जिन्ना जी को ही सरोजिनी नायडू जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। बात करें मोहम्मद अली जिन्ना का, तो इन्होंने 1896 ईस्वी में, ठीक है, 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मोहम्मद अली जिन्ना जी शामिल हुए थे और बाद में 1913 में वो मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यादव राजाओं की राजधानी। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि यादव राजाओं की राजधानी थी कहाँ थी। ऑप्शन ए में दिया है कृष्णागिरी, बी में दिया है देवगिरी, सी में दिया है वाराणसी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कांचीपुरम। आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है कि यादव राजाओं की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि यादव राजाओं की राजधानी कहाँ थी। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। यादव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, देवगिरी में। और देवगिरी कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, ये देवगिरी कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद के देवगिरी में यादव राजाओं की राजधानी थी। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस गवर्नर जनरल को, ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड रिपन, बी में दिया है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन नंबर डी में दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था। जल्दी से सभी बताइए। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है
उनका राइट आंसर है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन को ही भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड रिपन जी ने भारत में कई उदार एवं जनतांत्रिक कार्य किए थे। उनमें से एक था, क्या था? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। इसकी शुरुआत जो है 1882 में हुई थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में हुई थी। इस एक्ट से यही था कि शहर एवं गांव में स्थानीय बोर्ड बने। स्थानीय स्वशासन का दो कारण था। पहला, निचले स्तर के लोग पर लोकतंत्र तथा दूसरे स्थानीय लोगों में शासन की भागीदारी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 1873। ठीक है, 1873 के 3 सम्राटों के संघ और किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्विपक्षीय संधि, बी में दिया है ड्रैक्सबर्ग की संधि, सी में दिया है त्रिपक्षीय संधि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पुनर्विमा संधि। आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है कि 1873 के 3 सम्राटों के संघ, ठीक है, 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से बताइए सभी, जल्दी से बताइए लैब चैट में इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट आंसर है। 1873 के 3 सम्राटों के संघ को ड्रैक्सबर्ग की संधि के नाम से भी जाना जाता था। यह संघ जर्मनी, रूस तथा ऑस्ट्रिया हंगरी का मिश्रित संघ था। किसका था? जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी का मिश्रित संघ था। इसे जर्मन चांसलर वॉन बिस्मार्क ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? तो वॉन बिस्मार्क। ये कौन थे? तो जर्मनी चांसलर थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के कवि थे? आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है कि पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? ऑप्शन ए में दिया है हुमायूं, बी में दिया है अकबर, सी में दिया है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी में दिया है औरंगजेब। आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में आंसर देना है कि पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे। जल्दी से सभी लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। पंडित राज जगन्नाथ जो थे शाहजहां के राजकवि थे। ठीक है, और पंडित राज जगन्नाथ जी को वाद विवाद में दिल्ली के काजी को हराने के पश्चात कौन सा उपाधि दी गई थी? तो राज पंडित की। ठीक है, राज पंडित की इनको उपाधि दी गई थी। और ये जो है ना जहांगीर के शासनकाल के अंतिम चरण में दिल्ली आए थे और शाहजहां के शासनकाल में क्या बने? तो राजकवि बन गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में, ठीक है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना। ऑप्शन ए में दिया है हिमालय, बी में दिया है दक्षिणी पठार, सी में दिया है लक्षद्वीप समूह और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पश्चिमी पठार। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में आंसर देना है कि भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है। जल्दी से सभी को लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है। दक्षिणी पठार जो है ज्वालामुखी के विस्फोट से बना था। ठीक है, और हिमालय की उत्पत्ति अगर बोले तो महाद्वीप के संचलन से हुई थी। किसके संचलन से हुई थी? तो हिमालय की उत्पत्ति महाद्वीप के संचलन से हुई थी। पश्चिमी घाट पठार का कगार है। ठीक है, ये क्या है? पठार है। ठीक है, और बात करें लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप जो है ना प्रवाल, ठीक है, प्रवाल से निर्मित हुआ था। किससे निर्मित हुआ था लक्षद्वीप? तो प्रवाल से निर्मित हुआ था। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है स्थलाजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि स्थलाजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है महाद्वीपीय मग्न तट एवं ढाल पर, बी में दिया है नितल मैदान पर,
सी में दिया है महासागरीय गर्त पर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रिफ्ट घाटी पर। आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है कि स्थलाजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है। स्थलाजात निक्षेप जो है महाद्वीपीय मग्न तट एवं ढाल पर पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है। आप सभी बच्चों को बताना है कि अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है माउंट कुक, बी में दिया है माउंट ब्लैंक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है माउंट एबूर्स, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से लाइव चैट में सभी को आंसर दीजिए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर। ठीक है, माउंट एल्ब्रूस जो है, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है। ठीक है, माउंट एल्ब्रूस जो है दूसरा सबसे ऊंचा तथा पृथ्वी पर सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, जो 13 लाख वर्ष पहले से सक्रिय है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जा रहा है स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म। ठीक है, स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी थी। आप सभी बच्चों को बताना है कि स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रेड जेल, बी में दिया है ब्रंचेज, सी में दिया है डीला ब्लॉस, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हम्बोल्ट। आप सभी बच्चों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आंसर देना है कि स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी थी। जल्दी से सभी बताइए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की जो है नींव डीला ब्लॉस ने रखी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है क्रायोजेनिक। ठीक है, क्रायोजेनिक किसका अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है न्यून तापमान, बी में दिया है उच्च तापमान, सी में दिया है अतिचालक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ईंधन उत्पादक। आप सभी बच्चों को बताना है लाइव चैट में कि क्रायोजेनिक किसका अध्ययन है। ठीक है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है। क्रायोजेनिक किसका अध्ययन है, तो न्यून तापमान का। ठीक है, क्रायोजेनिक न्यून तापमान का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। आप सभी बच्चों को बताना है आज के क्लास का लास्ट प्रश्न, और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6, बी में दिया है 5, सी में दिया है 7, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4। आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जल्दी से लाइव चैट में सभी आंसर करेंगे कि प्रत्येक वर्ष में नोबेल पुरस्कार कितने दिए जाते हैं। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है। प्रत्येक वर्ष में 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। किस किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य यानी लिटरेचर, भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, भौतिकी यानी फिजिक्स, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, शांति यानी पीस, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स, रसायन के क्षेत्र में, रसायन यानी केमिस्ट्री, और चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में। ये 6 हो गया। साहित्य, भौतिकी, शांति, अर्थशास्त्र, रसायन और चिकित्सा, ये 6 क्षेत्रों में प्रत्येक साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 27 नवंबर। ठीक है, 27 नवंबर
1895, ठीक है, 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ठीक है। और यह पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी? 27 नवंबर 1895 में तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1901 में, ठीक है, 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। और नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा, ठीक है, स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और किसके याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जी ने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है, डायनामाइट की खोज की थी। इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास का ये लास्ट प्रश्न था। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।